नमस्कार। मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपको आपके अपनी यूट्यूब चैनल द अमित सर क्लासेस में। आज हम लोग ज्योग्राफी के लेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे और लॉ ऑफ सी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ सी के लिए एक कानून बनता है समुद्र पर, और समुद्र पर कहा जाए उसके प्रयोग करने के लिए कि जो समुद्र के किनारे या समुद्र से जो देश लगे हुए हैं उनको उस समुद्र में क्या करना होगा, कितना प्रयोग करना होगा, इसका अधिकार दिया गया। ये अधिकार एक कन्वेंशन हुआ था जिस कन्वेंशन का नाम था अंक्लॉस। ठीक है, अंक्लॉस जो था 1982 में ये कन्वेंशन हुआ था, जिस कन्वेंशन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जिसे हम कहते हैं अंक्लॉस। ये कन्वेंशन हुआ था 1982 में, जिस कन्वेंशन का नाम है, मैं वहां पे संयुक्त काटा हूं, समुद्र लिखा हो, इस कन्वेंशन का नाम है संयुक्त कानून पर संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून पर समुद्र कानून पर संयुक्त राष्ट्र की संधि 1982। ठीक है, अब इसके बारे में बात किया जाए तो है क्या, कहते हैं कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यानी जो अंक्लॉस है यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के महासागरों या सागरों पर देशों के अधिकार की जिम्मेदारी निर्धारित करता है। ठीक है, विश्व के जितने भी देश हैं और जिनका सागर पे क्या किया गया, अगर सागर के साथ उनका संबंध है, लगा हुआ है, ठीक है, तो उस पर अधिकार की ये बात करता है। ठीक है, अब इस संधि में कहा गया कि जब तक 60 देश इस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते, कितने देश? 60 देश, तब तक यह कानून क्या होगा, जो अंक्लॉस होगा, यह प्रभावी नहीं हुआ। शुरुआत में 60 देश नहीं थे। 1994 में क्या हुआ था, गयाना इस पर सिग्नेचर किया और सिग्नेचर करने वाला वो 60वां देश बना, यानी 1994 में यह कानून क्या हुआ, प्रभावी हो गया। और यानी एक साल बाद यानी 1995 में क्या हो गया, ये कानून प्रभावी हो गया। हमारे यहाँ भारत जो है इसको 1995 से भारत में इस कानून को माना जाता है, 1995 से ये प्रश्न आया भी हुआ है। ठीक है, तो ये गोवाना जो था गयाना था, ये 1994 में हस्ताक्षर किया, और हस्ताक्षर करने वाला 60वां देश था। और कानून में कहा भी क्या गया था कि 60 जब तक देश इस पर सिग्नेचर नहीं कर देते तब तक ये अंक्लॉस जो होगा ये प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, अगर वर्तमान परिदृश्य में बात किया जाए तो 2011 तक इसमें 161 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है, अब इस अंक्लॉस के तहत ही जो भारत में 3 समुद्री सीमा दी गई है, 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील, इस समुद्री सीमा का निर्धारण इसी अंक्लॉस द्वारा किया गया। और भारत में कितने हैं? 3। अब इनसे प्रश्न पूछा जाता है, इस 12 नॉटिकल मील को क्या कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं? अच्छा, इस 12 नॉटिकल मील पे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं बता दूं, एक पहली जो 3 समुद्री सीमा दी गई है, इस पहली समुद्री सीमा का नाम है प्रादेशिक समुद्री सीमा। ये एकदम दिमाग में याद होना चाहिए आपके। ठीक है, प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसे मेरी टाइम बेल्ट भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मेरी टाइम बेल्ट भी कहते हैं, या इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्षेत्रीय सागर। किस नाम से? क्षेत्रीय सागर। जरा देखिएगा, जिसे इंग्लिश में टेरिटोरियल सी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब कहा जाता है कि यह जो है आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी होगी। अब आप कहेंगे कि सर ये आधार रेखा क्या है और ये जो 12 समुद्री मील तक दूरी है ये कैसे है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो मैं बताता हूं कि ये आधार रेखा क्या कहलाता है। आइए, ठीक है, आधार रेखा से जानने से पहले थोड़ा सा प्रादेशिक समुद्री सीमा में और जान लें। क्या जाने, जा देखते हैं, जा देखते रहिएगा। अब देखिए, ये जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है इसमें आपको संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। यानी आप जो ये आपका पश्चिमी घाट है, देख रहे हैं, ये इधर से या इधर आप देख लीजिए, आप इधर से 12 नॉटिकल मील तक आप जो मन करे वो कर सकते हैं। समुद्र में खुदाई करें, मतलब खनन करें, जो कार्य करना है इस 12 नॉटिकल मील में, आपको साफ सफाई जैसा जो मन करे वो करिए, इस 12 नॉटिकल मील में संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अब मैं आपसे बताऊं कि ये आधार रेखा, मैंने बेस लाइन की बात की, ठीक है, तो कह रहा है कि टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं।
अच्छा ये बताइए, क्या जो हमारी भूमि है या लैंड है, क्या वो सीधी सीधी लैंड होगी? जैसे मैं मानचित्र ये बनाया हूँ, ये क्या एक लाइन सीधी लिखी गई, खींची गई होगी लैंड की? लैंड समुद्र में हो सकता है कि वो इस प्रकार मर्ज किया हो, ठीक है। तो अब जो देखिए ये कह रहा है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा, यानी ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसको मैं एक लाइन मिला दे रहा हूँ जो ऊपर उठा हुआ है। इसी लाइन को हमने कहा, क्या लाइन कहा? हमने कहा यही आधार रेखा है। यानी जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, इस लाइन को मिलाने वाली रेखा को आधार रेखा यानी बेस लाइन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये आधार रेखा है क्या? क्या वास्तव में ये आधार रेखा है? मैंने अभी एक शब्द प्रयोग किया, नहीं, ये जो आधार रेखा है यह एक काल्पनिक रेखा है। बात सही। अब देखिए एक शब्द आता है, ठीक है सर, आपने आधार रेखा के बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये बताइए सर, ये जो पार्ट आपका बच रहा है, ये इंटरनल पार्ट, इसको क्या कहेंगे? मैं कहूंगा इसे आंतरिक जल कहेंगे, क्योंकि पानी यहां पे भी तो होगा। अगर समुद्र की बात की जाए, कंपेयर समुद्र से किया जाए, तो यह पानी होगा। तो हमने कहा ये जो आधार रेखा और ये जो भूमि है, इसके बीच के क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? आंतरिक जल कहते हैं, इंटरनल वाटर। इस क्षेत्र को इंटरनल वाटर कहेंगे, ठीक है। तो क्या कहा गया, कैसे सर? तो हमने कहा जो आधार रेखा, क्या हमने नाम दिया? आधार रेखा, ये लाइन थी, इस लाइन को, और स्थलीय भाग, ये वाली भाग के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक जल कहते हैं। यानी आधार रेखा और स्थलीय भाग के मध्य स्थित जो सागरीय जल है, उसे ही हम क्या कहेंगे? इंटरनल वाटर कहेंगे। अच्छा सर ये जो बताइए जरा, एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होंगे? मैं कहूंगा कि एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होंगे। कितने किलोमीटर होंगे? 1.8 किलोमीटर। और जो ये नॉटिकल मील है ना, ये सामुद्रिक दूरी, समुद्र की जो दूरी है ना, उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ठीक है सर, ये जो दूसरा था, जो आपने बताया था कि भारत में 3 बार दिए गए हैं, एक प्रादेशिक हो गया, दूसरा कौन सा है? मैंने कहा जो दूसरा है उसे कहते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिजियस जोन, ठीक है। अच्छा सर ये कितने दूरी होगी? तो मैंने कहा ये आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक होती है। कितने समुद्री मील तक? 24 समुद्री मील तक। कॉन्टिजियस जो जोन है, ये आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक होती है, ठीक है। अब सर इसमें क्या होगा? तो हमने कहा कि इसमें भारत को 3 अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से? तो मैं कहूंगा सैनिटरी लॉ, यानी भारत यहां पे जो 24 नॉटिकल मील है, वहां तक वो साफ सफाई कर सकता है। वहां से अगर कोई समुद्री जहाज गुजर रही है, तो वो क्या करेगा? सीमा शुल्क प्राप्त करेगा। साथ ही साथ वहां पे अगर सीमा शुल्क, साफ सफाई, तो इस प्रकार वहां पे उसकी वित्तीय अधिकार है। यानी 3 प्रकार के अधिकार दिए गए, साफ सफाई, सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार, ठीक है। अच्छी बात, हम समझ गए। अब आते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो तीसरा क्षेत्र है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कई बार ये प्रश्न में सीधे सीधे पूछ दिया जाता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ की कितनी दूरी है? तो हम कहते हैं आधार रेखा से 200 समुद्री मील। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक किसकी सीमा है? EEZ का, ठीक है। सर यहां पे भी भारत को कुछ अधिकार प्राप्त है? हमने कहा हाँ, ठीक है। जैसे कॉन्टिजियस जोन था, वहां पे 3 अधिकार थे, यहां पे भी 3 अधिकार भारत को प्राप्त है। कौन कौन से? तो भविष्य में भारत आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ने के बाद जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान यानी रिसर्च है, वो जाके इस समुद्र में कर सकता है, ठीक है। भारत अगर डेवलप हो गया तो उसे नए द्वीपों का निर्माण करना होगा, वो क्या करेगा? यहाँ पे नए द्वीपों का निर्माण करेगा। और मान लो कि भारत को कोई प्राकृतिक संसाधन निकालना, दोहन करना है, तो यहाँ पे क्या करेगा? प्राकृतिक संसाधन को क्या करेगा? दोहन करेगा। यानी वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, ये यहाँ पे क्या करेगा? भारत करेगा। ये रहा आपका क्या? एक लॉ ऑफ सी था। अब आते हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया यानी जिसे हिंदी में कहते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना।
ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में जानने से पहले ये जानेंगे कि भारत में जो पर्वत निर्माण हुए, ये पर्वत किन किन स्टेज में, किन किन अवस्थाओं में निर्माण हुए, ठीक है। तो भारत में नहीं, भारत के अलावा विश्व में भी 4 अवस्थाओं में इन पर्वतों का निर्माण हुआ। और आपको पता है कि पर्वतों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था। किस पर्वतों के रूप में? मोड़दार पर्वतों के रूप में। अब इस मोड़दार पर्वत को हम फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं, यानी वलित पर्वत भी कहते हैं। अब क्या होता है वलित पर्वत? तो इस परिभाषा से अगर देखा जाए तो कहते हैं कि जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति द्वारा मोड़ पड़ जाए, अर्थात वलन पड़ जाए, उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। आप कुछ नहीं समझे, मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। कि पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई 2 बल हैं और 2 बल एक दूसरे के आमने सामने कार्य करने लगे। किधर? आमने सामने। जब आमने सामने कार्य करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? उस भाग में मोड़ पड़ जाएगा। इस प्रकार देख रहे हो ना, इस प्रकार मोड़ पड़ जाएगा। इसी मोड़ को कहते हैं वलन, यानी मोड़दार। यानी जब 2 आंतरिक बल, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने कार्य करती हैं और एक दूसरे के आमने सामने कार्य करने से उनमें अगर मोड़ पड़ता है, इस क्रिया को ही मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। देख रहे हैं? बात क्लियर? समझ रहे हैं? अब देखिए, अच्छा ये सर ये बताइए कि ये मोड़दार पर्वत आप बताएं, तो क्या जितने भी पर्वत है उन सबका निर्माण मोड़दार पर्वत के रूप में हुआ? मैं कहूँगा हाँ, लगभग आप समझिए 90% पर्वतों का निर्माण इसी मोड़दार पर्वत के रूप में हुआ था, ठीक है। तब सर ये भी हो सकता है कि जितने भी विश्व के ऊंचे पर्वत हैं और विस्तृत पर्वत हैं वो मोड़दार पर्वत होंगे। मैंने कहा हाँ, ऊंचे पर्वत के रूप में कौन आ जाएगा? मैंने कहा हिमालय, ठीक है। और विस्तृत के रूप में कौन आ जाएगा? एंडीज, बड़ा है ना, लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर, ठीक है। अब जहां पे हर महाद्वीप पे आप देखेंगे तो वलित पर्वत का ही क्या है? विस्तार है, ठीक है। जैसे मैंने कहा हिमालय, रॉकी, एंडीज इत्यादि। अच्छा, जो ये वलित पर्वत होते हैं ना, ये नवीन होते हैं, नए होते हैं, अन्य की तुलना में ये क्या होते हैं? नए होते हैं। और इनका निर्माण अवसादी चट्टानों के दबाव से होते हैं, ठीक है। अब आप अवसादी चट्टान मतलब होता है कि वो चट्टान जो परत दर परत निर्मित हो, ठीक है, जो अवसाद से निर्मित हो। सर ये अवसाद क्या होते हैं? ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में सेडिमेंट्री बोलते हैं। तो मैं कहूँगा कि या पत्थर हो या मिट्टी हो, उनकी अगर लेयर बन जा रही है, लेयर बन जा रही है, इस लेयर को ही अवसाद कहते हैं, ठीक है। बात सही। अब देखिएगा, अब देखिए मैं अब देखिए मैं पहली स्टेज की बात कर रहा था। अब देखिए इन चट्टानों में सागरी जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। कौन से? भाई देखिए मैंने अभी क्या कहा कि जो परतदार चट्टान है, आपने कई बार देखा होगा कि जो नदियाँ क्या होती है, मान लीजिए कि नदियाँ हैं और ये कोई भाग है, ठीक है, मान लेते हैं नदी है, तो यहाँ से अगर नदियों द्वारा, या मान लीजिए कि इसमें नदियाँ आ रही है, समुद्र है और इसमें नदियाँ आ रही हैं, तो नदियाँ इसमें अपने साथ मलबा लेके आएंगी, लाएंगी इसमें, इधर से भी नदी कोई आ रही है तो ये लाएंगे, तो ये भरेगा। तो ये बताइए नदियाँ, ये भी तो हो सकता है कि कुछ फॉसिल्स भी लाए, कुछ जीव भी लाए, तो ये जब इसमें मोड़ पड़ेगा इस प्रकार, तो ये बताइए इन चट्टानों में सागरी जीव के अवशेष पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? पाए जाएंगे। अब देखिए ये जो वलित पर्वत है, ये कौन कौन से वलित पर्वत है जरा देखते हैं। तो आपका जो हिमालय है, ठीक है, एशिया में पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये क्या है? वलित पर्वत है। अच्छा प्रश्न आता है, विश्व की सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है आपका हिमालय है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर के आसपास। अब आते हैं नवीन पर्वत के बारे में। एक है आल्पस। कौन सा है? आल्पस। आल्पस जो है मध्य यूरोप में स्थित है। आल्पस जो है मध्य यूरोप में स्थित है, यानी फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया,
यानी ये जो आल्पस ये 4 देशों में स्थित है, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, और इसकी जो चोटी है माउंट ब्लैक है। कौन सी चोटी है? माउंट ब्लैक। ठीक है। रॉकी नाम सुना होगा, उत्तरी अमेरिका में। रॉकी कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। उसकी चोटी है माउंट एल्बर्ट। एंडीज, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में, और इसकी चोटी जो है एकांकागुआ है, एकांकागुआ। और कहते हैं कि एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है। अब देखिए यूराल, यूरोप और एशिया को अलग करने वाला, ये जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी गौरा नौरोड नाया है। नाम भी अजीब है, गोरा नरोड नाया। ठीक है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अपलेशियन, अपलेशियन जो है उत्तरी अमेरिका में है, और इसकी जो ऊंची चोटी है माउंट मिचेल है। कौन सी है? माउंट मिचेल। अब एक क्या आता है? एटलस, जो आपकी उत्तरी पश्चिमी सहारा में है। मैं पढ़ाऊंगा, पूरे माउंटेन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जिसकी ऊंची चोटी जेबेल टाउबकाल है। जेबेल टाउबकाल, ये याद कर लीजिएगा, जेबेल टाउबकाल, ये याद करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, जब भी बलित पर्वत के आकार की बात होती है तो ये चाप के आकार की होती है, आर्क टाइप होती है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये बो टाइप की होती है, इस प्रकार होती है, धनुष के टाइप की होती है। ठीक है। अब कह रहा है कि इसका एक भाग अवतल, अवतल मतलब होता है धसा हुआ। ठीक है, क्या होगा? धसा हुआ होगा। मान लिया कि नीचे वाला ये धसा हुआ है ना, ये वाला भाग धसा हुआ होगा, तो एक भाग उत्तल उठा हुआ होगा। ये ऊपर वाला उठा हुआ है, नीचे वाला धसा हुआ है। इसका एक भाग, जो जब भी बलित पर्वत की बात की जाती है, ये अवतल तथा उत्तल आकार में होते हैं। इसके ऊपरी भाग, एक भाग क्या होगा? उठा हुआ, और एक भाग क्या होगा? धसा हुआ होगा। ठीक है। अब जो हिमालय की अगर बात की जाए तो हिमालय की जो आकार है वो तलवार की भांति है। कैसी है? तलवार की भांति है। और इसका जो ऊपरी भाग है वही उत्तरी भाग है, वही उत्तल है। यानी वही क्या है? उठा हुआ है। और इसकी दक्षिणी भाग है, ये क्या है? अवतल है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं बात करूँ, ये रहा, अगर हिमालय ऐसे है तो ऐसे 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 इसी प्रकार होगा ना। तो ये जो ये नीचे वाला दक्षिणी भाग होता है, ऊपर वाला उत्तरी होता है। मैप ऐसे ही देखते ना, तो ऊपर क्या है? उठा हुआ है ना, उत्तरी भाग उठा हुआ है, यानी ये क्या है? उत्तल है। और दक्षिणी भाग क्या है? सपाट है, यानी क्या है? ये अवतल है। ठीक है। तो हिमालय की आकृति पूछ भी लिया जाता है कि निम्न में से हिमालय की कौन सी भाग क्या है? उत्तल, और कौन सी है? अवतल। तो आप ये बता देंगे। ठीक है। अब आते हैं इनकी उत्पत्ति की अवस्थाएं। ठीक है, मैंने बलित पर्वत बताया आपको। अब उत्पत्ति की अवस्थाएं, तो अभी आपने देखा था कि 4 अवस्थाओं में ये पर्वतों का निर्माण हुआ था। एक अवस्था है, पहली अवस्था, जिसे हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टान। किस क्रम की चट्टान? प्री कैम्ब्रियन। ये प्री कैम्ब्रियन जो है 4 अरब वर्ष से लेकर 59 करोड़ वर्ष तक का समय है। ठीक है। अब देखिए, प्री कैम्ब्रियन को जो है ये 2 महाकल्प, यानी आर्कियोजोइक, एक कल्प है आर्कियोजोइक, और एक कल्प है प्रोटीरोजोइक। आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक कल्प से ये मिलके बना है कौन? प्री कैम्ब्रियन। आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक। ठीक है। अब देखिए, कहते हैं कि जो ये प्री कैम्ब्रियन, ये सबसे लंबी अवधि का समय है, सबसे लंबी अवधि का काल माना जाता है। किसे? प्री कैम्ब्रियन को। और सबसे लंबी अवधि का काल होने की वजह से इसे इयोन भी कहा जाता है। किसे? प्री कैम्ब्रियन को आप इयोन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये समझ आइएगा। अब देखिए, मैं बात करूं आर्कियोजोइक, इसमें एक आर्कियोजोइक है, एक है प्रोटीरोजोइक। अब आर्कियोजोइक के बारे में बात किया जाए, आर्कियोजोइक इरा, ठीक है, समय को इरा बोलते हैं, इरा को। तो इस चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। जब आर्कियोजोइक समय था तो समझिए कि जो धरती थी एक जलती हुई गोला थी। इस कारण इस समय कोई भी जीवाश्म की धरती पर उत्पन्न नहीं हुई थी। इसलिए जो भी चट्टान बने थे, इस चट्टान में क्या थे? जीवाश्म नहीं थे। और ये सबसे प्राचीन चट्टान थी। आर्कियोजोइक चट्टान जो थी सबसे प्राचीन, और सबसे प्राचीन चट्टान के रूप में अगर आपको जहां पे भी ग्रेनाइट और नीस दिखे, ये समझ जाइएगा सबसे प्राचीन है और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तो जो आर्कियोजोइक इरा वाला था, इस
इरा में अगर चट्टान का निर्माण हुआ था, इस चट्टान में कोई भी जीवाश्म नहीं था और ये जो चट्टान थी ये ग्रेनाइट और नीच से बनी थी और साथ ही साथ इसमें लोहा और सोना भी पाया जाता है। किसमें? आर्कियोजोइक में। ठीक है, अब आर्कियोजोइक की बात करते हैं। आइए चलते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इसी महाकल्प में आर्कियोजोइक में ही हुआ था, लेकिन आर्कियोजोइक के लास्ट में इसकी उत्पत्ति हुई थी किसकी? जीवन की। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटीरोजोइक महाकल्प। किसकी? प्रोटीरोजोइक महाकल्प, दूसरी महाकल्प। अब इस प्रोटीरोजोइक महाकल्प में जीवन की उत्पत्ति हुई, समुद्र में हुई। भाई आर्कियोजोइक का लास्ट वाला भाग और प्रोटीरोजोइक का शुरुआत वाला भाग, इसमें क्या होता है? जीवन की उत्पत्ति होती है, लेकिन जीवन की उत्पत्ति जो होती है नॉन कॉर्डेटा के रूप में, अपृष्ठवंशीय, यानी ऐसा जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। ठीक है, एक झिल्ली नुमा संरचना के रूप में हुआ। ठीक है, अब इसी काल में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जैसे अरावली, पढ़ेंगे अभी आगे पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम, छोटा नागपुर का पठार जो इत्यादि है। इनकी जो उत्पत्ति होती है ये उत्पत्ति होती है प्री कैम्ब्रियन युग में ही। कब होती है? प्री कैम्ब्रियन युग में ही। ठीक है, अब देखिए प्री कैम्ब्रियन युग में इनकी उत्पत्ति होती है। अब इन पर्वतों को, जो प्री कैम्ब्रियन युग पर्वत थे, इन्हें चर्चियन पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चर्चियन पर्वत। पहला जो क्रम का चट्टान था, उस चट्टान में जो क्रम था उसमें जो पर्वतों का निर्माण हुआ, उस पर्वत को चर्चियन कहते हैं। अब चर्चियन में आपका अरावली भी आता है, सबसे प्राचीन प्री कैम्ब्रियन में। ये कई बार अरावली को वो मिलान करने के लिए आता है। ये प्री कैम्ब्रियन में इसकी उत्पत्ति हुई थी और कहते हैं कि संसार का सर्वाधिक प्राचीन मुर्दार पर्वत है और प्राचीन होने की वजह से ये अवशिष्ट पर्वत भी, अवशिष्ट का मतलब हो गया कि यह अब टूट रहा है, यानी इसकी जो हाइट थी, हाइट बढ़ना बंद हो गया है। अब ये क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे घिस घिस के छोटा हो रहा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही तक। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।